परीक्षा के बाद अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार की। यह भी एक परीक्षा की तरह ही है। इस समय आप मीडिया में केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें लगातार कई दिनों से देख रहे होंगे। इसे लेकर कई दिनों से मीडिया में कई तरह के अनुमान और आकलन लगाए जा रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई अखबार या न्यूज़ चैनल आपके सामने एक लिस्ट पेश कर देता है और ये दावा करता है कि उन्हें पहले से ही पता चल गया है कि इस मंत्रिमंडल में कौन कौन से नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है, किसके मंत्रालय बदले जा रहे हैं और किसे बाहर किया जा रहा है। और तमाम तरह की बातें और खबरें आपके सामने आ रही हैं। लेकिन आज बड़ी बात यह नहीं है कि उस लिस्ट में किस किस का नाम है। बड़ी बात यह है कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो क्यों रहा है और इसके पीछे मंशा क्या है। आज हम इससे आगे बढ़कर आपको यह बताएंगे कि मंत्रिमंडल के विस्तार के पीछे का असली विचार क्या है और यह मंत्रिमंडल कैसे भारत में राजनीतिक परंपराओं को पूरी तरह से बदल देगा। इसके पीछे का थीम क्या है, सबसे पहले देश के लोगों को यह समझना चाहिए। उस मंत्रिमंडल में कौन कौन आएंगे ये तो आपको पता चल ही जाएगा। एक एक करके हम आपको मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी सारी बातें बताएंगे। हमें पता चला है कि मंत्रिमंडल विस्तार कल होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले दिनों से लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसके अलावा इन बैठकों में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे हैं और इस दौरान तमाम जो मंत्री हैं इस समय सरकार में और जो मंत्रालय हैं उनका आकलन किया गया है। किस मंत्री की कैसी परफॉर्मेंस रही है उसका आकलन किया गया है। किस मंत्रालय ने कैसा परफॉर्म किया है, कैसा काम किया है, उसका आकलन लगातार किया गया है और यह आकलन खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। अब कुछ पॉइंट्स में आपको बताते हैं। पहली बात, कैबिनेट विस्तार के दौरान ओबीसी समुदाय को ध्यान में रखा जाएगा और ऐसी जानकारी हमें मिली है कि इस विस्तार के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में 25 से ज्यादा नेता ओबीसी से होंगे। यानी इस मंत्रिमंडल में 25 से ज्यादा मंत्री ओबीसी से होंगे और इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसी सरकार होगी जिसमें ओबीसी को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा और इसलिए आप कैबिनेट विस्तार के बाद इसे देश की पहली ओबीसी सरकार भी कह सकते हैं। इसलिए पहला पॉइंट यह है कि अब आपके सामने ओबीसी सरकार आने वाली है। पहली बार ओबीसी सरकार। ओबीसी का बहुत खास ध्यान रखा गया है इसमें। भारत की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में ओबीसी की वैसे तो कोई श्रेणी नहीं है, लेकिन वर्ष 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि भारत की 52% आबादी ओबीसी समुदाय से आती है। तब मंडल कमीशन ने देश की 1257 उपजातियों को ओबीसी में रखा था और इसके बाद फिर 2007 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक रिपोर्ट पेश की और देश में ओबीसी समुदाय की आबादी लगभग 41% तब बताई गई थी। लेकिन आज सारे एस्टिमेट्स को अगर ध्यान में रखें तो ओबीसी की जो आबादी है लगभग हमारे देश में आधी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल में 25 से ज्यादा मंत्री ओबीसी के होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद केंद्र सरकार में देश की लगभग आधी आबादी वाले ओबीसी समुदाय का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व होगा, जो कि इस बार की एक नई बात है। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि ओबीसी में भी जो उपजातियां हैं, हमारे देश में बड़ी संख्या में उपजातियां हैं, उपजातियों को ही ज्यादा प्रतिनिधित्व ना मिले और संतुलन बनाते हुए लगभग सभी प्रमुख उपजातियों से नेता कैबिनेट में शामिल होंगे। यानी उपजातियों को भी इसमें शामिल किया गया है। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद भारतीय राजनीति में कई पार्टियों की स्थापना हुई जिन्होंने ओबीसी की राजनीति जबरदस्त तरीके से की। वो ओबीसी की ही पार्टियां थी और इस समुदाय के सशक्तिकरण का भी वादा किया। लेकिन सरकार में आने पर किसी एक ही उपजाति को विशेष स्थान दिया जाता था, आपको याद होगा, और बाकी उपजातियों को लगभग भुला दिया जाता था। लेकिन मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार में ऐसा नहीं होगा और सभी उपजातियों को बड़ा प्रतिनिधित्व पहली बार किसी मंत्रिमंडल में मिलने की संभावना है। इसके अलावा जाट समुदाय को भी सरकार में प्रतिनिधित्व इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा मिल सकता है। दूसरी बात, कैबिनेट विस्तार में देश के दलित और आदिवासी समुदाय को भी पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा और कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार में एससी और एसटी नेताओं की संख्या 10-10 हो जाएगी। यह भी एक बहुत बड़ी संख्या होगी। यानी ओबीसी के बाद जो ज्यादा फोकस रहेगा वो होगा एससी और एसटी का, यानी दलित और एससी।
तीसरी बात, मंत्रिमंडल विस्तार इस तरह होगा कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें पूरा प्रतिनिधित्व मिले, यानी हर राज्य से एक या एक से ज्यादा नेता मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अभी देश में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कहने का मतलब यह है कि कैबिनेट विस्तार के बाद केंद्र सरकार में इन सभी राज्यों और प्रदेशों की पूरी हिस्सेदारी होगी। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि राज्यों के साथ साथ वहां के जो रीजनल जो क्षेत्र हैं उनमें भी सरकार में पूरा प्रतिनिधित्व उन्हें मिले। हर राज्य के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, लेकिन इस एक राज्य में 4 बड़े क्षेत्र हैं। पूर्वांचल है, अवध है, बुंदेलखंड है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ये उसके लोकल रीजन्स हैं। तो इस बार न सिर्फ राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, बल्कि राज्यों के जो अंदर जो क्षेत्र हैं राज्यों के बड़े बड़े, उन्हें भी उतना ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। चौथी बात, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उम्र के हिसाब से भी ये अब तक की सबसे यंगेस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस सरकार में मंत्रियों की औसत आयु बहुत कम रहेगी, यानी युवा लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में युवाओं की आबादी 65% है और इस हिसाब से देखें तो यह सरकार देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करेगी, यानी जो औसत उम्र है मंत्रिमंडल की वो बहुत कम रहने वाली है। इसका मतलब यह है कि मंत्रिमंडल में युवा ज्यादा आएंगे। पांचवी बात, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस सरकार में पढ़े लिखे नेता सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे। इसमें प्रोफेशनल्स होंगे, पूर्व राजनयिक होंगे, डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, MBAs होंगे। और इस सरकार में जो प्रोफेशनल और पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो किसी ना किसी अपने आप को डोमेन एक्सपर्ट आप उन्हें कह सकते हैं, ऐसे लोगों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। छठी बात, इसमें महिलाओं की संख्या पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले के मुकाबले ज्यादा होगा। सातवीं बात, जिन नेताओं के पास राज्यों की राजनीति में लंबा अनुभव है उन्हें इस मंत्रिमंडल में काफी मौका दिया जाएगा। उदाहरण के लिए ऐसे नेता जो राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं या राज्य सरकारों में लंबे समय तक मंत्री पद संभाल चुके हैं, ऐसे लोग इस बार आपको ज्यादा दिखाई देंगे। इनमें असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हो सकते हैं। आज ही वो दिल्ली भी पहुंच गए हैं और उनकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यानी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार में अनुभवी और युवा नेताओं का एक मिश्रण आपको मिलेगा। लेकिन हिंट आपको हम ये दे देते हैं कि इस मंत्रिमंडल में आपको कई पूर्व मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के देखने को मिलेंगे। अब आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं, हम कोई कयास नहीं लगाना चाहते इसमें, लेकिन आपके लिए हिंट ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री कई होंगे और राज्यों में जो लोग मंत्री रह चुके हैं राज्य सरकारों में, ऐसे भी लोगों की इसमें संख्या होगी। इससे होगा ये कि रीजनल लेवल पर, राज्यों के स्तर पर जो लोग बहुत अनुभव के साथ आ रहे हैं, जिन्हें राज्यों में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है, अब वो अनुभव अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब उसका फायदा उठाया जा सकता है। ये पहला ऐसा कैबिनेट विस्तार होगा जिसमें राजनीतिक दबाव, सिफारिशें और चुनावों को ध्यान में नहीं रखा गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। आपको याद होगा, इससे पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ करते थे उनमें राजनीतिक दबाव बहुत चलता था, उनमें सिफारिशें बहुत चलती थी, क्योंकि अलग अलग पार्टियों का दबाव रहता था, अलग अलग नेताओं की सिफारिशें होती थी और कई बार जो बड़े नेता हैं, जो उनके पारिवारिक मित्र हुआ करते थे, जो उनके अपने लोग हुआ करते थे, वो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिलवा दिया करते थे। सिफारिशी जो हैं मंत्री बहुत बनते थे। इस बार ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। और कई बार पहले यह भी होता था कि जिन खास राज्यों में चुनाव हुआ करता था उसके हिसाब से मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह दी जाती थी, लेकिन इस बार मेरिट के हिसाब से और जैसा हमने आपको बताया कि जो क्राइटेरिया हमने आपको बताया, इसके हिसाब से इस बार मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। अभी जब कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है तब मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मोदी को मिलाकर कुल 53 मंत्री हैं और इनकी संख्या अब 81 तक जा सकती है। यानी अभी सरकार चाहे तो 28 नए नेताओं को इसमें और शामिल कर सकती है। आज इस पर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको इनकी बातें भी अभी सुननी चाहिए। हमने कहा कि बिल्कुल अधिकृत ही, पहले ही अध्यक्ष पद देने के बाद ही अधिकृत कर दिया, इसलिए हमारी तरफ से इसमें कोई बात नहीं। अब पहले जो हुआ सो हुआ। अब आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई खास बात नहीं है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा।
जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है। अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके 5 सांसद, उनके 4 और सांसदों के साथ, और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है। प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया कि इन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है। इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। ना इसमें मैं तय करने वाला हूं, ना आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। जो उचित लोग हैं वही इस पे आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। People are waiting with a bated breath as to what changes will take place, who will stay and who will go. So let's wait and see. केंद्र सरकार के हाथ में है, माननीय मोदी जी हमारे नेता है, वो जो तय करेंगे वही होगा, और पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देगा वो संभालेगा। कि व्यक्ति की विशेषता इसमें नहीं है। वर्ष 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन वो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और अपने जीवन में सिर्फ 1 वर्ष तक ही स्कूल जा पाए थे। वो आगे इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। हालांकि गरीबी को उन्होंने अपनी शिक्षा के सामने कभी रुकावट नहीं बनने दिया और खुद अपने आप घर बैठकर उन्होंने बिना स्कूल जाए अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई तरह की नौकरियां की। वो पोस्ट मास्टर रहे, फिर एक दुकान पर उन्होंने नौकरी की, सरकारी सर्वे का भी काम किया और इस तरह से वो संघर्ष करते करते एक दिन वकील बन गए और फिर 1861 में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। हालांकि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उन्होंने वहाँ दास प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की और गरीबों के लिए जब वो नई नई योजनाएं लेकर आए, तो अमेरिका के अमीर लोग, जिन्हें आप एलीट कहते हैं, एलीट क्लब ने उनका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की थी। और अमेरिका का जो अमीर वर्ग था, जो ये चाहता था कि उन्हीं में से जो लोग हैं वही हमेशा सत्ता में बने रहें, उन्होंने अब्राहम लिंकन को रोकने की बहुत कोशिश की। इन लोगों में वो बड़े बड़े ज़मींदार थे जो उस समय अमेरिका में दास प्रथा को कायम रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें स्लेव्स की ज़रूरत होती थी उनके लिए काम करने के लिए। तब ये लोग सोचते थे कि एक गरीब अमेरिका का एक राष्ट्रपति एक गरीब व्यक्ति कैसे बन सकता है, और कैसे बन गया। हमें लगता है आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और जो वो अपने मंत्रिमंडल के जरिए बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो ओबीसीज को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, जिसमें वो राज्यों के जो रीजनल लीडर्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, वो भी वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में वही बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं मंत्रिमंडल के जरिए, जो एक ज़माने में अब्राहम लिंकन ने की थी कोशिश। और ये आप सोचिए, परंपरा चली आ रही है कि जब भी कोई व्यक्ति ये काम करने की कोशिश करता है तो हमेशा देश का एक वर्ग होता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है। बड़ी बात यह है कि अब्राहम लिंकन ने इस एलीट क्लब के विरोध के बाद भी अपने घुटने नहीं टेके और दास प्रथा को खत्म करके ही माने। और प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में भी आपको यही उद्देश्य इस बार नजर आने वाला है। अब तो समय बहुत ही कम बचा है, 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंदर ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। 7 तारीख को ये मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। इसलिए आपको इस मंत्रिमंडल विस्तार की सीधी तस्वीरें जी न्यूज़ पर देखने को मिलेंगी। लाइव टेलीकास्ट आप जी न्यूज़ पर देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसका विश्लेषण भी, बेहतरीन विश्लेषण जी न्यूज़ पर देख पाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.